साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज एवं करंट अफेयर की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हैं शाम को 7 बजे हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन को लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम का जो पैटर्न है उसके आधारित पर हमने इसको बनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी होंगी, चल रही हैं ऐप पर भी, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं और बाकी आगे आने वाले समय में आपके लिए हम स्मार्ट बोर्ड का अरेंजमेंट कर रहे हैं। बहुत जल्द प्रॉपर तरीके से उस पर भी क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बस देखते हैं कब तक लग जाता है, ठीक है, बहुत जल्द। और इसके साथ साथ अगर आप इनकी पीडीएफ चाहिए तो अपना ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। आप टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट या किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है भैया, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पर का फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला का नाम क्या है। तो अगर आप इसको देखिए तो दो तरीके से इंपॉर्टेंट, एक तो पूछा गया है, दूसरा ये आपका करंट अफेयर के रूप में भी। तो यहाँ पर देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट विजुअलिटी इम्पायर्ड वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट इन मई 2025। देखिए कितनी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति होगी कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जो है एवरेस्ट को फतेह कर ले रहा है। आदमी जो चलना जानता है, जिनके पास सब कुछ है, वो नहीं कर पाता है, लेकिन सिर्फ मजबूत इच्छा शक्ति के बदौलत इन्होंने क्या किया है, पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई। दृष्टिबाधितों को रास्ते में चलना मुश्किल होता है, लेकिन एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई कर लिया। तो सोचिए कितनी मजबूत इच्छा शक्ति होगी इनकी। अब यहाँ पर 4 विकल्प है, आपको आंसर करना है। नेहा राठौर, सोनाली ठाकुर, छोजिन अंगमो और रजनी कुमारी। तो ये देखो भाई सही विकल्प क्या है, तो इनसे आप हम सभी को बहुत मोटिवेशन भी लेने की ज़रूरत है। क्या है सही विकल्प? है छोजिन अंगमो, ठीक है। अगर हम बात करें, कहीं पर अंगमो भी लिखा होता है। मई 2025 में हिमाचल प्रदेश की छोजिन अंगमो जो है माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई। इसके अलावा वह विश्व की 5वीं, पहली नहीं है ये, भारत की पहली है, लेकिन दुनिया की 5वीं पर्वतारोही बनी है। इससे पहले भी वह कई चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। तो सोच कर देखिए कि हम लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी एक्सक्यूज बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ तो देखो क्या से क्या लोग कर रहे हैं। चलो भाई शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन अ हाई कोर्ट इशू फॉर द पर्सनल लिबर्टी? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रतीक्षीकरण और प्रतिषेध। जी हाँ, यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है बंदी प्रतीक्षीकरण। जी हाँ, अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की आत्मा इसको कहा गया है। ये अगर देखें तो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अगर बंदी बनाया जाता है तो उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रतीक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा, ठीक है, अलग अलग अनुच्छेदों के माध्यम से। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें इस लेख के द्वारा जो है न्यायालय बंदीकरण करने वाले बंदीकरण करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि बंदी को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करो। क्या कहता है? बंदी को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करो, ठीक है, आदेश देता है। सशरीर नियत स्थान पर नियत समय पर उपस्थित करे। न्यायालय यह विवाद को सुनेगा, यदि उसका जो है बंदीकरण अवैध पाया गया तो वह शीघ्र आदेश जारी करेगा, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, फोनोग्राफ। तो अब आप इसका आंसर बता दीजिए भैया। सही विकल्प क्या है आपका? सही विकल्प है पॉलीग्राफ। जी हाँ, पॉलीग्राफ अगर हम बात करें, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ है। पॉलीग्राफ जिसे क्या लोकप्रिय रूप से यह झूठ डिटेक्टर मतलब परीक्षण के रूप में जाना जाता है। यह एक उपकरण या प्रक्रिया है जिससे रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन और त्वचा की जो चालकता होती है उसको मापा जाता है। कई शारीरिक संकेतों को मापा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। इससे व्यक्ति से सवालों की एक श्रृंखला पूछी जाती है। अगर हम बात करें पायरोमीटर का, तो ये भैया पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने में किया जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जैन कलसूत्र की रचना की थी किसने? आपको बताना है। 4 विकल्प हैं यहाँ पर, कात्यायन, बुद्धघोष, नागसेन, भद्रबाहु। मेरे भाई क्वेश्चन के आंसर पता हो कमेंट करते रहें, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है भद्रबाहु। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको, ठीक है। महान जैन विद्वान जिसका नाम क्या था? हेमचंद। वो चालुक्य वंशी जो राजा था जिसका नाम था कुमारपाल, उसका राजगुरु था, ठीक है, जिसके प्रभाव स्वरूप वह जैन धर्मानुयायी बन गया। कौन? कुमारपाल। और कुमारपाल ने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार किया और यज्ञीय हिंसा पर उन्होंने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है।
जैन होते हुए भी कुमारपाल ने अपने राजगुरु हेमचंद के साथ सोमनाथ मंदिर में शिव की अर्चना भी की थी। ठीक है, बचे हुए भाग का पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो कुमारपाल को हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि वो धर्म सहिष्णु था। ठीक है, और जैन धर्म ग्रंथ की अगर जब बात करें तो इसकी रचना किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। ठीक है, जैनियों की यह एक पवित्र पुस्तक है जिसमें आगम सिद्धांत, जिसे आगम सिद्धांत भी कहलाता है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किस गैस के कारण हो रहा है? विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और ऑक्सीजन। तो भैया यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। तो सही विकल्प में देखें तो सही विकल्प भैया क्लोरोफ्लोरो, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। CFC जो गैस है ये जो है ओजोन परत वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण का मुख्य कारण है। अगर हम बात करें ओजोन परत का, तो वायुमंडल में किस समताप मंडल में ओजोन मंडल जो है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उनको मतलब पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ठीक है, उससे पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अगर हम बात करें CFC जो गैस है ये क्या करती है? ये ओजोन परत को नष्ट करती है। जो कहाँ से? रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, पुराने जो है एरोसोल स्प्रे से व्यापक रूप से निकलता है। ठीक है, वायुमंडल में पहुंचने पर CFC से क्लोरीन परमाणु मुक्त होते हैं जो ओजोन अणुओं को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। इससे ओजोन परत का क्षरण होता है और पृथ्वी तक अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो पहुंच जाती हैं। ठीक है, इतना आप यहाँ पर जानते रहें भैया। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है? 4 विकल्पों में से बताना है। ठीक है, इन निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। तो 4 हैं, इनमें से आपको बताना भैया। सही विकल्प है आपका हापुड़। जी हाँ, हापुड़ की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जो कि 660 ठीक है किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो लखीमपुर खीरी जो सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या है? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। इसकी बात करें तो 7680 वर्ग किलोमीटर ठीक है में फैला हुआ है, सबसे बड़ा है। ठीक, इतना ध्यान रखें। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, टेलीमेडिसिन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? टेलीमेडिसिन यूज इन विच फील्ड? बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, ऑनलाइन परामर्श और कृषि और ई-कॉमर्स। तो टेलीमेडिसिन की बात हो रही है, तो अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है वो है ऑनलाइन परामर्श, ये वाला। ठीक है, हेल्थ ऑनलाइन कंसल्टेशन। अगर हम बात करें टेलीमेडिसिन में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से दूर बैठे रोगियों को चिकित्सकीय परामर्श एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से डॉक्टर और रोगी वीडियो कॉल, फोन व अन्य डिजिटल माध्यमों से संपर्क में आते हैं। ठीक है, यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता कम है। टेलीमेडिसिन से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें, यहाँ पर यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। द कंसेप्ट ऑफ यूनियन स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। ठीक है, राज्यों का संघ ये सब कहाँ से लिया गया है आपको यहाँ पर बताना है। सही विकल्प है भैया, आपको देखें यहाँ पर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। हाँ, राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जो कनाडा के अंतर्गत आता है उससे लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, ये जो है दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, क्रूक्स कांच। ठीक है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो यहाँ पर सही विकल्प है क्रूक्स कांच। क्रूक्स ग्लास जो होता है पराबैंगनी किरणों को काटता है। इसमें पराबैंगनी विकिरण का उच्च अवशोषण होता है। इसमें जो है उपयोग चश्मे के लेंस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग डिड मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट प्रपोजल? 1927, 28, 30, 29। तो भैया यहाँ पर आप देखें जो सही विकल्प है वो आपका क्या होगा? सही विकल्प है 1929 में। कब? 1929 में जिन्ना ने जो है 28 मार्च 1929 को दिल्ली में जो है मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा। यह अधिवेशन जिन्ना की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ था।
जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों का कारण नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा को ना देना था। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो सही विकल्प क्या भाई? सोलर एनर्जी। जी हाँ, अगर आप देखें तो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के रूप में अगर हम देखें तो कौन है? नवीनीकरण ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, इसका स्रोत समाप्त होने वाला नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये क्या है? ये भैया एक जीवाश्म है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है जो अनवीनीकरण ऊर्जा यानी एक जो है निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, जितना है अगर आप उसका खपत कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास नहीं बचेगा। लेकिन ये क्या है? ये रिन्यूएबल होने वाला है भाई। आज सूर्य की रोशनी से फिर मिल गया, फिर कल आएगा। तो ये चीज़ें हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए सौर पैनल, फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर और गोमती। हम सब जानते हैं भैया, बहुत फेमस है। कौन? कोसी। जी हाँ, बिहार का शोक भी कहा जाता है इसको। कोसी नदी अपने मार्ग के परिवर्तन के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, यह नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है और कोसी नदी पूर्ववर्ती नदी का जो है उदाहरण है। किसका है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ये भी पूछा जाता है भैया, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। इस नदी की मुख्य धारा अरुणा नदी जो माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढलान यानी तिब्बत फुंगचू से निकलती है। नेपाल में दीर्घ हिमालय में प्रवेश करने के पश्चात इस नदी के पश्चिम की ओर से सनकोसी आकर के मिलती है। यह दोनों नदियाँ क्या होती हैं? कुछ दूर तक जो है महाभारत श्रेणी के उत्तर के समानांतर बहती हैं और जो है अरुण नदी के मिलने के पश्चात सप्तकोसी कहलाती हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में थारू, शून कोसी, तामूर कोसी और इंद्रावती, लीख, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी आदि हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये देखो MOOCS का फुल फॉर्म आपके देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOCS? देखिए यहाँ पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मॉडर्न ओपन ऑनलाइन कोर्स, मेन ऑनलाइन ओपन कोर्स, मेनी ऑप्शन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, तो सही विकल्प क्या होगा भैया? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये आपका सही विकल्प है। MOOCS का फुल फॉर्म की बात करें तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। यह ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिनकी बड़ी संख्या में विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें वीडियो जो व्याख्यान है, अध्ययन सामग्री, क्विज, असाइनमेंट और मूल्यांकन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, MOOCS के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे विभिन्न विषयों का ऑनलाइन अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानते रहें। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन, टी माल्थस ने जो है द माल्थसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो किससे संबंधित है? तो निर्धनता से, जनसंख्या से, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर सही विकल्प है आपका जनसंख्या से। ठीक है, टी माल्थस ने द माल्थसियन थियरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया था। माल्थस ने अपनी जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे भोजन है वो मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 करके बढ़ेगा, लेकिन जनसंख्या कैसे बढ़ती? 1 2 2 मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीके से बढ़ती है। तो यहाँ पर ये थियरी किसके द्वारा दी गई थी? दी माल्थसियन थियरी, टी माल्थन के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है क्वेश्चन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही विकल्प क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। जी हाँ भैया, सल्फर डाइऑक्साइड जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ जो है लावा हो, राख जो है जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य जो है गैसें जो है किसी छिद्र के माध्यम से या दरार से होकर बाहर निकलती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों में विस्फोट से मुख्यतः जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सल्फर डाइऑक्साइड एवं मीथेन आदि गैसें निकलती हैं। ठीक है, ये तीनों नहीं निकलती हैं। चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, विटामिन A, B, C, D, E कौन सी कमी होती है भैया? तो ये होता है भैया विटामिन A की कमी से। जी हाँ, रतौंधी। रतौंधी का मतलब समझ रहे हैं ना? रात में आपको बिल्कुल भी ना दिखाई देना। ठीक है, यानी थोड़ा कम प्रकाश हुआ तो बिल्कुल भी ना दिखाई देना। तो किसकी कमी से? विटामिन A की कमी से। विटामिन A आंखों में पाए जाने वाला रोडोप्सिन। क्या है? रोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन
ठीक है, रोडोप्सिन नामक प्रकाश संवेदी वर्णक के जो है निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसकी गंभीर कमी से जो है थैल्मिया तथा अन्य नेत्र संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। अगर हम बात करें विटामिन ए, अब कमी है तो इसकी पूर्ति किससे होगा? गाजर से हो सकता है, शकरकंद, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, इससे इनकी कमी को दूर किया जा सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई, जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो वो करता है भैया राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, यह स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात करें तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें वर्तमान में, इसमें जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक होता है। ठीक है, जो भी पहले हो जाए होता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों की अवधि की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आप जो है मैसेज करके कमेंट में लिखिए भैया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा, उकाई बांध, ताप्ती, भांगड़ा जो है गोलम, पोंग बांध, ब्यास। ठीक है, आपको बताना भैया कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है भाखड़ा बांध, जो कि बताया जा रहा है गोलम। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही। अब भाखड़ा की बात आ रही तो भाखड़ा भैया, भाखड़ा बात किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, सतलज नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सरदार सरोवर बात की बात करें तो नर्मदा में है, उकाई ताप्ती में, ये चीज़ें क्लियर है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया पहल के तहत, ठीक है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल प्रमुख है? विच ऐप आर पोर्टल इज प्रोमिनेंट फॉर द प्रमोटिंग एजुकेशन अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? दीक्षा, जोमेटो, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स। तो बहुत सरल है भाई, तो इसमें जोमेटो का क्या काम है? दीक्षा सही विकल्प है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दीक्षा के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये भी पूछा जा सकता है आपके लिए, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है दीक्षा का। ठीक है, यह भारत सरकार की एक प्रमुख डिजिटल शिक्षा पहल है। इसका उपयोग विद्यार्थियों, शिक्षकों व शिक्षा से जुड़े अन्य लोगों को डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। दीक्षा पर पाठ्य पुस्तकें, वीडियो, प्रश्नोत्तरी, पाठ्यक्रम एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध होते हैं। ठीक है, चलो भाई, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी Fe विद्यमान होता है? केरेटिन, मायोग्लोबिन, कोलेजन और क्लोरोफिल। तो भाई यहाँ पर आप आंसर करें। सही विकल्प है भैया क्लोरोफिल। हाँ, अगर हम बात करें प्राकृतिक पदार्थ मायोग्लोबिन में आयरन विद्यमान रहता है। अगर बात करें कशेरुक प्राणियों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस जो है फेफड़ों में प्रवेश करती है। यहाँ ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जो है बंधित होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऊतकों में जाकर ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य? ये कथन है, ये किसने कहा है आपको बताना है। लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड आइवर्जेनिंग, एच.ए. लास्की, के.सी. व्हीलर। किसने कहा है इसको? तो इसको कहा भैया के.सी. व्हीलर ने। किसने कहा है? के.सी. व्हीलर ने। हम लोग डिस्क्रिप्टिव जब आप जो है संविधान की क्लास ले रहे थे तो इसको हम लोगों ने देखा होगा। भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन के.सी. व्हीलर का है। ठीक है, जबकि डी.डी. वसु के अनुसार भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। ठीक है, चलो भाई, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, अग्नाशय ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि की बात हो रही भैया। मास्टर ग्रंथि भैया होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर पीयूष ग्रंथि जो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है। यह वृद्धि, प्रजनन और उपापचय या जल संचलन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलो भाई, ये देखो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य धोबिया, राई, सायरा, उपयुक्त सभी। तो अगर हम देखें यहाँ पर
तो भैया ये सब अपनी अपनी जगह हैं यूपी के ही, ठीक है, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो है धोबिया राग धोबी जाति द्वारा गाई जाती है, ठीक है, ये गाया जाने वाला नृत्य है। और राई की बात करें तो हमारे इस पूर्वांचल क्षेत्र में बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के स्तर पर गाया जाता है। सायरा की बात करें तो ये भी जो है बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाने वाला नृत्य होता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदे प्रतीक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश, बी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा, बाई हॉट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सही सुमेलित है भैया ये देखो ये भी सही सुमेलित है, ठीक है। टू हैव द बॉडी ऑफ यानी मतलब शरीर सहित बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करें। परमादेश, बी कमांड यानी हम आपको आदेश देते हैं, ये भी सही है। अब बात के अधिकार परीक्षा यानी व्हाट अथॉरिटी, तुम्हें कौन सा अधिकार मिला किसी बंदी को वो करने के लिए, तो ये वाला प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है, ठीक है। प्रोहिबिशन माने मना करना होता है, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड नहीं होता है। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी ए और ये तीनों आपका सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल डिजीज? पोलियो, क्षय रोग, रेबीज और खसरा। तो भाई बताएं सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ, क्षय रोग यानी टीबी जिन्हें कहते हैं, यह जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। यह क्या है? ये जीवाणु जनित रोग। क्या है? जीवाणु। जीवाणु और विषाणु दोनों अंतर होता है भाई, ठीक है। जीवाणु जनित रोग है, कौन? टीबी है। तो इसको आप ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ के फंसा देगा। अब अगर हम बात करें विषाणु जनित की तो बाकी पोलियो, रेबीज और खसरा ये सब विषाणु जनित में आते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ये इसके ट्यूबरक्लोसिस का, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। इसे सामान्यतः क्या बोला जाता है? टीबी बोला जाता है। अगर हम बात करें खसरा का, रेबीज का और ये जो है पोलियो का, तो ये एक वायरस जनित रोग है, ठीक है, वायरस जनित। और इसके बाद ये जो है विषाणु का, अगर इनके जो है विषाणुओं की हम बात करें तो मार्बेली, ठीक है, कौन है? मार्बेली। और उसके बाद रैप्डो और पोलियो ये सब होते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ऑनलाइन खरीदारी करना, सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाना, केवल मूवी देखना, केवल सोशल मीडिया का उपयोग करना। तो सही विकल्प क्या होगा भाई? हम सब पहचानेंगे, मतलब आप समझ लेना आईटीसी का जो आपका क्वेश्चन है ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये आपका सरकारी सेवाओं को नागरिकों तथा डिजिटल माध्यम में पहुंचाना ई गवर्नेंस का अर्थ है, ठीक है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना। इसके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इससे पारदर्शिता, कार्यकुशलता, जवाबदेही और सेवाओं के पहुंच में मधुर सुधार होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके रूप में ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करना, ठीक है, कर भुगतान करना, ठीक है, सरकारी आवेदन जो फॉर्म भरते हैं हम लोग ऑनलाइन हो जाता है, विभिन्न नागरिक सेवा, ये तमाम सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, बांधवगढ़ और माधव। तो यहाँ पर अगर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार की हम बात करें तो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़। अगर हम बात करें कान्हा जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का, तो ये मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में है, ठीक है। अगर बांधवगढ़ की हम बात करें तो ये भैया है आपका मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। और माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो शिवपुरी जिले में स्थित है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारडोली, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो इसमें अगर आप देखें तो सही विकल्प है नमक सत्याग्रह में। जी हाँ, नमक सत्याग्रह में चूँकि ये डायरेक्टली महिलाओं से भी संबंधित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होने वाले नमक सत्याग्रह में रूढ़िवादी एवं कुलीन परिवार की हजारों स्त्रियों ने अपने घर की 4 दीवारों को लांघ करके सड़क पर आई और शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया, साथ ही गिरफ्तार होकर जेल भी गई, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज जनरली नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया? गेहूँ, चावल, चीनी और दालें। यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है भैया दालें। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत जो है दाल का उत्पादक एवं आयात करता देश है, इससे यह निर्यात नहीं करता है, ठीक है। दालों के उत्पादन और उत्पादकता की कमी को वित्त मंत्री ने भी गंभीरता से लिया है,
ठीक है। उन्होंने इसे सबसे प्रमुख जो है खाद्यान्न माना है, क्योंकि आप जानते हैं ये प्रमुख है, प्रोटीन का एक बहुत मतलब अच्छा स्रोत होता है। इसका प्रमुख कारण जो उत्पादकता में कमी हुई है, उन्नत तथा प्रमाणित बीजों की अनुपलब्धता को बताया जा रहा है। इस वजह से शीघ्र ब्रीडर फाउंडेशन तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयोग किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय दाल शोध संस्थान यानी जो कानपुर में है और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय बीज निगम के द्वारा जो है कि बीच बैठक करके इनको इससे निपटने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण, प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपको बताना भैया, यहाँ पर देखें तो जो ऊँट है, ऊँट के माध्यम से कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। इसमें जो सही विकल्प है 3 4 1 2 3 2 4 3, इस तरीके से अगर आप देखें तो सबसे पहले 1972 में क्या होता है, जो है वन्य जीव संरक्षण 1972 में। ठीक है, उसके बाद फिर आता है प्रोजेक्ट टाइगर जी हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर जैव विविधता आता है कब, 2002 में। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका ये वाला विकल्प सही हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। कोई डाउट हो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड करके PDF जरूर को प्राप्त करें। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।